आने वाला जो चुनाव है उसके नतीजे के ऊपर इसके तो भयंकर परिणाम होने वाले हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का करिश्मा अब सवाल के घेरे में आ गया है। बड़े नादान लोग हैं और ये क्या 5 किलो चावल के ऊपर अपना जमीन बेच देते हैं और क्या करते हैं वगैरह, ऐसा थोड़ा सा एक नेगेटिव माइंडसेट मेरे में दिल में चले गया था। लेकिन जो कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे आ गए उसके कारण मेरे दिल में एक आशा की किरण जागी है। संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर है कि अगर आप सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे रहेंगे तो आपके दिन बहुत गिने चुने हैं। कर्नाटक के हारने के बाद अब भारत में 78 करोड़ ऐसे लोग रहते हैं जो उन इलाकों में रहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व ने नहीं, नरेंद्र मोदी को कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट किया है। 17-18 ऐसे चुनाव हो चुके हैं जिसमें बीजेपी हारी है। इसके बावजूद बाजार में ये हवा बनाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती है। और बहुत मैसिव रिजेक्शन है, ये बहुत मैसिव रिजेक्शन है कि ये नरेंद्र मोदी की हार है। कोई बासवराव नहीं, कोई 40% नहीं, हर जगह करप्शन है। नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्र मध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आहे किरण सोनावणे। कर्नाटक राज्याच्या विधानसभेची निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून संपूर्ण देशामध्ये त्या निकालाच्या वतीनं संदर्भात वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत। भारतीय जनता पक्षाला खूप मोठ्या प्रमाणात इथे हार खावी लागलेली आहे आणि त्यामुळे एकूणच वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न निर्माण होऊन याचा देशातल्या राजकारणावरती परिणाम होणार आहेत का, किंवा महाराष्ट्रात याच्यानंतर आता येणाऱ्या अनेक महाराष्ट्र आणि ह्या याच्यामध्ये निवडणुका आहेत तर त्याच्यावरती याचा परिणाम होणार आहेत का, अशा पद्धतीच्या देखील चर्चा या संदर्भात आहेत। आज आपण याच मुद्द्यावरती चर्चा करणार आहोत की कर्नाटक हा महाराष्ट्राला लागून असणारं मोठं राज्य आहे। कर्नाटकाचा खूप सारा व्यापार जो आहे आणि खूप सारे संबंध जे आहे अगदी बॉर्डरवरचे जे सारे जिल्हे आहेत म्हणजे अगदी सोलापूर पासून तर सातारा पर्यंत खूप मोठ्या प्रमाणातलं जे पॉप्युलेशन आहे ते कर्नाटकशी संदर्भात संबंधित आहे आणि मग याचा परिणाम इमिडिएटली महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर काही होऊ शकतो का किंवा देशातल्या इतर काही गोष्टींवरती परिणाम होऊ शकतो, या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। आणि ही चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत ज्येष्ठ पत्रकार उपलब्ध आहेत। मी सर्वात पहिल्यांदा ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे सर जे देशोन्नतीचे संपादक आहेत त्यांचं स्वागत करतो। प्रकाश पोहरे सर, स्वागत आहे तुमचं मॅक्स महाराष्ट्र मध्ये। त्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सत्य हिंदीचे आलोक जोशी सर आहेत। आलोक जोशी सर, स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र में। आणि आशुतोष पाठक सर क्यू वायूचे संपादक एडिटर इन चीफ आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो। आपका भी आशुतोष जी स्वागत आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा मी प्रकाश पोहरे सरांकडे जाणार आहे। प्रकाश पोहरे सर, कर्नाटकच्या निवडणुकीकडे तुम्ही कसं पाहता आणि महाराष्ट्रात त्याचा परिणाम येणार आहे का, काय सांगाल? मैं सोनू जी आपको जानबूझकर थोड़ी विनती ऐसी करता हूं क्योंकि आपने दोनों पत्रकारों का यहाँ पर परिचय करवा दिया और मुझे ऐसा लगता है कि उनको जरा आपकी मराठी जरा समझना जरा कठिन होगा। तो अगर वो आप चाहते कि वो दोनों भी इसमें शामिल हो तो और उनको थोड़ा सा हम लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करना। और महाराष्ट्र में आप तो चिंता मत करो, महाराष्ट्र में तो हिंदी सबको समझता है, लेकिन उनको मराठी समझना मैं समझता हूँ कि बड़ा दुश्वार होगा। प्रकाश जी, उनको समझने के लिए उसका कोई भाषा का कोई ये नहीं है, अड़चन नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं जो बात करूंगा वो हिंदी में बात करूंगा। तो आप क्या पूछ रहे थे किरण जी, बोलिए। तो ये जो कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आए हुए हैं, इस परिणाम को लेकर आप किस तरह से इस परिणाम की ओर देखते हैं और क्या इसका असर महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के इसकी राजनीति के ऊपर कुछ प्रभाव आ सकता है इसका? हाँ किरण जी, मैं इसके बारे में इतना बोलना चाहूंगा। देखिए, कर्नाटक के चुनाव के नतीजों ने एक बात बड़ी अच्छी हो गई है कि जो लोग निराश हो चुके थे कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, देश डूब गया है और पूरा गलत लोगों ने इसको हथिया लिया है, पॉलिटिक्स जो है ये बड़े गलत ट्रैक पे चले गया है, और जो लोग थोड़े निराश हो रहे थे मेरे जैसे,
थोड़ा निराश से बोलने से भी मैं बड़ा चिंतित हो गया था ये सारी चीजों से। तो मेरे दिल में थोड़ी सी आशा जगी है कि नहीं यार, भारत के जो लोग हैं डेमोक्रेटी के और जो लोकशाही में जीते हैं वो इतने भी नादान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई ये बड़े नादान लोग हैं और ये क्या 5 किलो चावल के ऊपर अपना जमीन बेच देते हैं और क्या करते हैं वगैरह, ऐसा थोड़ा सा एक निगेटिव माइंडसेट मेरे में दिल में चले गया था। लेकिन जो कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे आ गए उसके कारण मेरे दिल में एक आशा की किरण जागी है, एक विषय। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात हुई है कि इसके कारण एक बात तो जरूर है कि आने वाला जो चुनाव है उसके नतीजे के ऊपर इसके तो भयंकर परिणाम होने वाले हैं और दिखना भी चालू हुआ है। मैं आपको ये माहिती के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले जब से कर्नाटक के चुनाव है उसके दूसरे ही दिन से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, जैसे अकोला में है, उसके बाद में मैंने कहीं सुना कि और एक दो जिलों के अंदर ये जो जातीय दंगल हुई है। तो ये जातीय दंगल होने का मतलब मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा उसका कि जैसा ये हुआ दूसरे दिन मुझे एक बीजेपी के क्या बोलते उसको एक्स कारपोरेट मिले और जो कि एक एरिया के अंदर चुनाव लड़ने की ये रखते हैं, मंशा रखते हैं। वो जैसे मुझे मिले, नमस्कार चमत्कार हुआ, मैंने बोला अरे यार क्या हो गया, ये तो बड़ा गंभीर हो गया है अकोला में, तो ये आपको क्या लगता है? तो उन्होंने मुस्कुराहटी जो नहीं अभी तो ठीक हो गया है। तो उनके बाजू का आदमी क्या बोलता है किरण जी, ये बड़ा चिंतित करने वाला विषय है, एक बार समझिए। मतलब आम आदमी सिंपल में लैंग्वेज चर्चा शुरू है, प्रकाश जी आपका ऐसा कहना है और इसका परिणाम आ सकता है, मतलब शुरुआत हो चुकी है और आप भी इस मामले को लेकर यानी आपने अपनी खुशी जाहिर की है। मैं आशुतोष पाठक जी के पास जाना चाहूंगा। आशुतोष जी, कर्नाटक के जो चुनाव आए हैं जिसमें बहुत करारी सी हार भाजपा की हुई है, बोम्मई सरकार को नकारा गया है, इसके क्या कारण है और देश की और महाराष्ट्र की राजनीति में इसके कुछ असर आ सकते हैं, इसका कुछ परिणाम आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है और इसमें स्पष्ट मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता ने जनादेश दिया है और इतनी स्पष्टता तो इसकी अपेक्षा मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को भी नहीं रही होगी। 7-8% का वोट शेयर बढ़ जाना और 135 सीट ले आना, ये बहुत बड़ी सफलता है और ये इस बात का द्योतक है कि राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का करिश्मा अब सवाल के घेरे में आ गया है और ये मोदी जी को मुझे लगता है कि अब अंतःकरण में खुद झांकना पड़ेगा क्योंकि उनकी कोई भी चाल नहीं चली वहां पे। और ये जो मेजॉरिटी है, ये कोई मेजॉरिटी ऐसी नहीं है कि बस आ गई और हर साल वहां पे हर बार जो है सो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको सत्ता से जाना पड़ता है। उस प्रेसिडेंट को ही सिर्फ दोहराया गया है। मैं उसको ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार के खिलाफ कम से कम कर्नाटक में ये ओपिनियन था। राज्य सरकार के खिलाफ तो नाराजगी थी ही, वहां जो करप्शन वो 40% वाली बात, 40% के बियॉन्ड भी वहां बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ एक सीवियर एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन मैं मानता हूं कि ये मोदी जी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हुआ। हालांकि सर्वेज कहते हैं कि नहीं, मोदी जी को तो 19% ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया है, जो बीजेपी को जो वोट किया है उसमें मोदी फैक्टर 19% ज्यादा है। वो ठीक है सेफोलॉजिस्ट के हिसाब से, लेकिन बैक ऑफ माइंड जो है वो कर्नाटक का चुनाव जो है पूरे देश के रिएक्शन को भी एक हद तक दिखला रहा है। ये और बात है कि दूसरे राज्य में ये कितना रेप्लिकेट होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये केंद्र सरकार के खिलाफ और खास तौर से सरकार ने, मैं भारतीय जनता पार्टी बोलता भी नहीं हूं, ना बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। तो मोदी जी के ऊपर ये जो है, मैं समझता हूं कि रेफरेंडम कह लीजिए या प्लेबिसाइट कर लीजिए, जो भी कहना हो, लेकिन ये मोदी के ऊपर, मोदी का करिश्मा कम से कम कर्नाटक में ध्वस्त हो गया है। ये मोदी जी को स्वीकार करनी चाहिए। बराबर। आशुतोष जी, आपने जो मुद्दा रखा उसी मुद्दे को लेकर मैं आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। आलोक जी, जैसे कि कर्नाटक में भाजपा जो प्रचार कर रही थी, एक तो हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया, दूसरी डबल इंजन की सरकार
ये जो प्रचार करती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसको लेकर उन्होंने काफी प्रचार किया। और जो जिस तरह से उन्होंने प्रचार और खुद मतलब मोदी हो या शाह हो, यानी पंतप्रधान हो खुद या यानी अमित शाह जी हो, ये सारे के सारे वहां पर यानी डेरा डाले बैठे थे और पूरा का पूरा उन्होंने तंत्र लगा रखा था, फिर भी उनको बीजेपी को करारी हार खानी पड़ी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जो अभी आशुतोष जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और आपने डबल इंजन की बात की, तो वहाँ एक इंजन तो पूरी तरह उसको आप फेल मानिए या उल्टी दिशा में गाड़ी ले जा रहा है, कहा क्योंकि जो मिस्टर 40% का जो नारा था, वो तो यही था सीधे कि राज्य की सरकार 40% कमीशन, और एक आध जगह से नहीं, वो कहाँ से मांग रही थी, ये जब आप कल्पना कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बाकायदा बयान जारी किया, चिट्ठी लिख के कहा कि हमसे मांग रहे हैं। लिंगायत मठों ने कहा कि साहब मठ को जो पैसा देते हैं उसमें से कमीशन मांग रहे हैं। तो वो किस हद तक कमीशन खोरी चल रही थी, ये कल्पना के पर। तो एक इंजन को तो आप भूल जाइए, उस इंजन के भरोसे तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा नहीं। आप बताइए, पूरे चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के किस प्रादेशिक नेता की तस्वीर वहां पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स में लगाई गई या अखबारों में छापी गई? तो सारा जोर एक ही इंजन पे था, जिस इंजन को वो लोग 1.25 लाख से 1 राउंड टाइप मानते हैं कि हर जगह लड़ा देंगे और ये जीत जाएगा। तो अब बचे नरेंद्र मोदी, उनके भरोसे पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तो इसलिए जिस अंदाज में अब पार्टी हारी है, 7% वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला है, वो सीधे सीधे कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक जाकर जिस अंदाज में चुनाव अभियान चलाया, बजरंग बली का नाम लिया, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, पहला तो उन्होंने ये चमत्कार किया। और उसके बाद बजरंग बली करते हुए जिस तरह से घूमे हैं, और यहाँ तक कि आप चुनाव नतीजों के दिन भारत के सो कॉल्ड नेशनल चैनल पे देखिए तो प्रधानमंत्री का वही जो नारा है वो दिखाया जा रहा था सुबह सुबह। यूं लग रहा था, उन्हें आसार ऐसे लग रहे थे कि शायद आज बीजेपी जीत जाएगी, ये नारा फलीभूत हो। अब कहा यह जा रहा है कि बजरंग बली ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी। तो संकेत बहुत गंभीर हैं। एक संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर है कि अगर आप सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे रहेंगे तो आपके दिन बहुत गिने चुने हैं। बहुत दिन भारत के बहुत बड़े हिस्से में आपका सफल होना अब बहुत संभव नहीं रह जाएगा। कुछ जगह जहां आपके पास कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे खास तौर पर 2 नेताओं का नाम लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप में खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। इन दोनों के साथ एक और खास बात दीजिए कि ये दोनों नफरत की राजनीति के पोस्टर बॉयज हैं। इनके साथ और कोई बड़ा भारी गुण नहीं जुड़ा हुआ है। कहने को अब आप क्योंकि कुर्सी पे बैठे हैं तो कह सकते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि ये सिर्फ नफरत फैलाकर यहाँ तक पहुंचे हैं जहां ये हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस से आए हैं, वहां से असंतुष्ट के तौर पे निकले, लेकिन बीजेपी में जाके वो इतना जबरदस्त तरीके से वो अभियान चला रहे हैं, जैसे लगता है ना नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, कि अभी भी नए नए कन्वर्ट हैं तो हमको ज्यादा दिखाना है कि हम तुमसे ज्यादा ये काम कर सकते हैं। इनके अलावा आप पूरे देश में नाम देख लीजिए। और कर्नाटक के हारने के बाद ये ध्यान रखिए कि कर्नाटक के हारने के बाद अब भारत में 78 करोड़ ऐसे लोग रहते हैं जो उन इलाकों में रहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। 50% से ज्यादा आबादी इस देश की अब बीजेपी के राज में नहीं रहती है। राज्यों के राज के हिसाब से देखें, केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, लेकिन राज्यों में आधे से ज्यादा आबादी के इलाके में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी कुछ साल पहले तक, लगभग 9 साल पहले, कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ सत्ता में आई थी, तो अगर वो कर्नाटक में इस बुरी तरह से मात खाई है तो ये सिर्फ कर्नाटक की मात नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी पॉलिटिक्स की, मोदी शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की मात है। और ये मतलब न्यू बीजेपी जिसको कहा जाता है कि अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी शाह की बीजेपी है, जिसे इलेक्शन विनिंग मशीन कहा जाता था। ये इलेक्शन विनिंग मशीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं एक तरह से कर्नाटक की सरकार ने। हालांकि इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि लगभग 17-18 ऐसे चुनाव हो चुके हैं जिसमें बीजेपी हारी है।
इसके बावजूद बाजार में ये हवा बनाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती है। वो बहुत सारे चुनाव हार चुकी है। उन सारे चुनावों की सूची उपलब्ध है कि आप देख सकते हैं कहां कहां हारी है। लेकिन ये एक तरह का प्रचार किया हुआ है, एक नैरेटिव चला हुआ है। अब उससे भी दिक्कत हो रही है और अब पार्टी के अंदर तमाम राज्यों में जो उनकी मशीनरी है उनमें से लोग खिसकने शुरू हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब ये इनविंसिबल वाली कहानी तो खत्म है, अब हमें जमीन पे अपने पैर देखने हैं और हमें देखना है कि कहीं किसी और पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर तो नहीं है और कहीं हमारे प्रोस्पेक्ट्स उस पार्टी के साथ जाके बेहतर तो नहीं है। ये असर कर्नाटक का बाकी राज्यों की और बाकी देश की राजनीति पे साफ दिखाई पड़ेगा। मोदी करिश्मा नहीं चला है, ऐसा आलोक जी ने कहा। और बाकी भी फैक्टर है कि लोकल लोगों, जो येदुरप्पा जी जो थे, उनको भी इस चुनाव के दौरान साइडलाइन किया गया। मैं प्रकाश पोहरे जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा। प्रकाश पोहरे जी, अभी तो भाजपा जिस तरह से प्रचार कर रही है, उन्होंने तमाम एक्सट्रीम हिंदुत्व का प्रचार किया था, तो क्या ऐसा है कि हिंदुओं ने ही भाजपा को नकारा है? जो हिंदू कार्ड भाजपा हमेशा खेलती है कि ऐसा कहा जाता है कि वहां कर्नाटक के जो एक नई तरह से विश्लेषण आ रहा है कि वंचित हिंदू, जो एससी एसटी ओबीसी लिंगायत वगैरह समाज के हैं, उन लोगों ने, वंचित हिंदुओं ने, ये अभिजनों का हिंदुत्व जो है भाजपा चलाती है, उसको नकारा गया है। क्या कहोगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने किरण जी, वही हुआ है। और सिर्फ वंचित ओबीसी ने ही इनको नकारा, ऐसी बात नहीं है। ये तो बात बिल्कुल तय है कि ये जो इन्होंने जो बजरंग बली का, हालांकि उन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने जो बोले थे कि भाई हम बजरंग दल के ऊपर बंदी लाएंगे या ये कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोई आतंकवादी संगठन है, वो उसी तरीके से बजरंग दल वाले आतंकवादी काम कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि भाई इनके ऊपर बंदी लाई। लेकिन उन्होंने बजरंग दल को जो है बजरंग बली के साथ में जोड़ दिया। जिस तरीके से एक जमाने में वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बंदी ला दी थी। क्यों ला दी थी? क्योंकि उस समय पे कुछ ऐसे वाकये हो गए थे। तो लेकिन उसका मतलब कोई आरएसएस के ऊपर बंदी लाई, इसका मतलब कोई ब्राह्मणों के ऊपर बंदी लाई, ऐसी विषय नहीं था उस समय पे। लेकिन उस तरीके से अभी जिस तरीके से ये इन्होंने विषय किया कि बजरंग दल पे, यानी तो बजरंग, तो उसका जो एक निगेटिव मैसेज जाना था बाकी लोगों में, वो सारा गया। और वो जो लोग थोड़े बहुत कोई किनारे पे बैठे थे, वो एकदम बीच में आ गए और उन लोगों ने 100% वोटिंग किया। लोग अभी सोचने लगे हैं। मैं इसी मुद्दे को लेकर आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, जो हिंदुत्व का भ्रमजाल फैलाया हुआ था तमाम भाजपा वालों ने, तो उससे लोग अभी उभर रहे हैं क्या और मूल सवालों पे आ रहे हैं क्या? देखिए, जो बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स है उसको समझना पड़ेगा। और ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स हमारे देश में बहुत रैपिडली अब ग्रास रूट तक जा रहा है, वो आइडियल सिचुएशन तो राजनीति में होनी नहीं चाहिए ऐसी। लेकिन आप अगर शुद्ध पॉलिटिक्स की बात कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व ने नहीं, नरेंद्र मोदी को कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट किया है। और बहुत मैसिव रिजेक्शन है, ये बहुत मैसिव रिजेक्शन है। तो हम अगर सिर्फ वोटर पर ही टिके रहे कि जो वोटर है उनको जात में ना बांध करके और ना ही धर्म में या संप्रदाय में बांध करके चले, तो भी मुझे लगता है कि चाहे उनका कोई भी नैरेटिव हो, बजरंगबली का नैरेटिव हो, डेवलपमेंट का प्लैंक हो, कोई भी प्लैंक उनका कर्नाटक में नहीं चला। इसका मतलब है कि मोदी जी के ऊपर कर्नाटक की जनता ने अविश्वास किया है, मतलब उनके सारे थ्योरी को रिजेक्ट किया है। वरना कोई थ्योरी तो चल जाती जो उनको बचा लेती, क्योंकि ये हार जो है वो मामूली हार नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए कि ये हार मामूली हार नहीं है। अगर वो 1-2 सीट से हार जाते या वोट ऑफ परसेंट का पॉइंट परसेंट में रहता या 1% या 2% का फासला रहता तो हम मान सकते थे। इतना परसेंटेज ऑफ वोट का स्विंग होना, इतने नंबर ऑफ सीट्स का बढ़ जाना, ये इसका मतलब ये है कि ना तो उनका हिंदुत्व का कार्ड चला, ना ही उनका डेवलपमेंट का मॉडल चला, ना ही उनकी वो छवि चली कि विश्व के नेता बन गए हैं। G20 को जिस तरह से उन्होंने अभी
ब्रांड किया है पूरे देश में, हर एयरपोर्ट पे, हर रेलवे स्टेशन पे, वो भी प्लैंक नहीं चला। मतलब कोई भी प्लैंक नहीं चला। तो ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है नरेंद्र मोदी के लिए। बीजेपी के लिए तो है ही है, क्योंकि बीजेपी एज ए पार्टी तो अब बीजेपी खुद भी नहीं स्वीकार करती है कि मेरी पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है। मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी की हार है। कोई बासवराव नहीं, कोई 40% नहीं, हर जगह करप्शन है। किस प्रदेश में करप्शन नहीं है? कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 10%। तो परसेंट करप्शन तो समझिए कि लोगों के खून में अब रच बस गया है। वो मुद्दा बनता है, लेकिन वो उतना मुद्दा नहीं बनता है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में जो है वो एक गुस्सा है। मोदी जी बार बार वही पीले फूल बरसा लेते हैं अपने ऊपर, लाल फूल बरसा लेते हैं अपने ऊपर, एक ही कलर के फूल बरसाते हैं, वही गाड़ी उनका काफिला चले जाता है। तो ये मोनोटोनस हो गया वो पॉलिटिक्स में। और कर्नाटक की जनता ने, हमको लगता है कि उनके दिमाग में चला गया था कि नो, आई हैव टू चेंज दिस पार्टी एंड दिस फिगर। उन्होंने उनके खिलाफ ये किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में ये एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ रहेगी, नहीं रहेगी, या नॉर्थ इंडिया में रहेगी, या कितना रहेगी। लेकिन पश्चिम में और दक्षिण में तो निश्चित रूप से मोदी फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत अब वो जिताने की मशीन जो थे मोदी, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक, और दूसरी बात ये देखिए कि कर्नाटक में कांग्रेस ने एक विकल्प दिया। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता वहां लड़ रहे थे। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नेता सक्रिय थे, उसमें एक तो उनके खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, दूसरा डीके शिव कुमार, एकदम राइट मैन के रूप में अभी लगातार क्राइसिस के दिनों में वो राहुल गांधी के साथ रहे। खुद सिद्धारमैया, वो भी एक बहुत कद्दावर नेता है, जो अभी मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस एक संगठन के रूप में, एक लीडरशिप के रूप में, स्थानीय लीडरशिप के रूप में, उनके पास लीडर था, विकल्प था, जनता ने उनको वोट दे दिया। जहां जहां विकल्प आपको सॉलिड, क्रेडिबल और विनेबल मिलेगा, वहां इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। लेकिन जहां विकल्प नहीं मिलेगा, वहां ये फिर राजा हो जाएंगे। एक बात समझिए, विकल्पहीनता की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी कर्नाटक चुनाव के पहले लग रही थी, वो शायद खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस स्पेस को भर देंगे, और लोग एक लीडर के रूप में, कांग्रेस में बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो लीडर का विकल्प बन सकते हैं। बराबर है, सही बात है। एक मोदी की हार है, न कि इसकी हार बोली नहीं जा सकती, एक मुद्दे को लेकर नहीं हार बोली जा सकती। मैं आलोक जी को यही बात को लेकर आगे आऊंगा कि जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जहां पर भी लोगों को एक विकल्प नजर आया, राजनीति में एक विकल्प नजर आया, तो महाराष्ट्र में जैसे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ देखा जा रहा है, तो महाविकास आघाड़ी में कभी भी बिगाड़ी हो सकती है। तो क्या यहाँ पर एक सशक्त विकल्प आ सकता है, ताकि जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में हर जिले में देखे जाओ तो कोई ना कोई संस्थानिक करके बैठा हुआ है, किसका न किसका राज है, तो वो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा क्या कि अगर सफल पर्याय के मामला जो आशुतोष जी ने उठाया है? जी देखिए, तो इसमें थोड़ा सा कर्नाटक को देखते हुए आए। कर्नाटक में हम, ये बात सही है कि कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज थे, ये सब था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कर्नाटक ने बीजेपी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। 36% वोट मिला है अभी उसको, और वो इससे बहुत ज्यादा वोट पहले भी कभी नहीं पाई है। तो इसलिए उसको लगभग वही है वो। तो ये इस जीत को साफ साफ कांग्रेस पार्टी की जो कहते हैं संगठन की ताकत और उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन की जीत मानना चाहिए कि उन्होंने जिस अंदाज में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी, स्थानीय नेताओं को सामने खड़ा किया, और उन नेताओं ने एक दूसरे के गले में हाथ डाल के काम किया। आज की तारीख में जरूर दिख रहा है कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर टसल हो रहा हो, लेकिन चुनाव के पहले आपको इसकी सांस तक नहीं आई। जो लोग कह रहे थे उनका लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या बात कर रहे हो, क्या जोरदार जोड़ी है, और इसमें आप लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं। इसको जब आप महाराष्ट्र लाते हैं, महाराष्ट्र में एक दूसरा सवाल उठेगा कि क्या शिवसेना की जमीन पूरी साफ हो गई है? क्या शिंदे जी शिवसेना चला रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे के पास कोई राजनीति नहीं बची है? और अगर उद्धव ठाकरे के पास राजनीति बची है, तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होने जा रहा है?
क्या हाँ। एकनाथ शिंदे अकेले अपनी सीट के नेता रह जाएंगे, या उनके साथ जो 40 लोग गए हैं, 41 लोग, वो उनके साथ चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई पड़ेंगे? तो अगर आप कर्नाटक से मॉडल लेते हैं, अगर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता, वो लोग जो जिन्होंने शिवसेना को वोट दिया था, वो बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते हैं और वो उसको शिवसेना का नेता मानते हैं, तो फिर मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है कि आप महाविकास आघाड़ी के बिखरने से ज्यादा इस वक्त फिक्र ये होनी चाहिए कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा, और एकनाथ शिंदे को पीठ पर लादकर जो बीजेपी घूम रही है उसका क्या होगा। क्या हाँ। बीजेपी आज की तारीख में ये अफोर्ड कर सकती है कि वो शिंदे जी को कहे भाई पीठ से उतर जाओ? सही अगर बात। वो ये कह देगी तो वो सड़क पे जाके क्या मुंह दिखाएगी? और शिंदे जी जो सड़क पे जाकर जिस वक्त चुनाव के लिए वोट मांगेंगे, उस वक्त जब लोग पूछेंगे भाई तुमने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता, राजीनामा न दिया होता मराठी में, तो हम शायद इनकी सरकार को बहाल कर देते। लेकिन सही बात। क्योंकि ये इस्तीफा दे चुके थे, तो इसलिए इनकी सरकार को हम वापस बुला के सरकार नहीं बना सकते। इससे बाजार में मैसेज किया जाता है आम आदमी के बीच में कि उद्धव ठाकरे ने छोटे से प्रोवोकेशन पर अपना इस्तीफा दे दिया। उनको सरकार गिरने का डर था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन वो जाकर सदन में अपना बहुमत साबित करने की कोशिश कर सकते थे, वहां हार कर बाहर आ सकते थे, और ऐसी सूरत में आज सुप्रीम कोर्ट ने बात साफ कही है कि वो उनको हाँ। वापस उनकी सरकार बनवा देता। तो आज उद्धव ठाकरे का कद इस फैसले के बाद थोड़ा और बड़ा हो गया है कि भाई हाँ। इनकी सरकार बन सकती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पहले इस्तीफा देकर अपने को किनारे कर लिया। तो ये कुर्सी के लालच वाले आदमी नहीं दिखते हैं। हाँ। उधर एकनाथ शिंदे के बारे में अब स्पष्ट कहा जाएगा कि साहब ये तो सब कुछ कुर्सी के लालच में हुआ है, और बराबर। बीजेपी ने सब गलत किया। जो गवर्नर ने किया वो गलत किया, जो स्पीकर ने किया वो गलत किया, और ये सब हम आप नहीं कह रहे हैं, ये सही सब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा लिख के कहा है। उसके हम्म। ऑर्डर में कहा गया है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हाँ। और इसके बाद हम सरकार दोबारा नहीं बनवा सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बराबर। तो सड़क पर मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति अपेक्षाकृत काफी मजबूत हो रही है। हाँ। अलग से कोई बीजेपी का वोटर उनको वोट दे देगा, कांग्रेस का वोटर वोट दे देगा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शिवसेना के पुराने वोटर, उनके बीच में उनका कंसोलिडेशन मजबूत है। और अगर ये रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के कितने वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे, क्योंकि एक होता है बीजेपी का कोर वोट जो पुराना वर्षों से बीजेपी को वोट देता आ रहा है, हर परिस्थिति में देगा, हाँ। और एक वोटर है जो जिसने पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में किसी खास वजह से वोट दे दिया था, इस बार वो बराबर। अपना मन बदल भी सकता है। सही क्या बात। वो मन बदलने वाला वोटर इस बार बीजेपी के साथ रहेगा, या वो शिवसेना के साथ, कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ जा सकता है? ये प्रश्न दोनों बराबर। जगह होगा, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे का या कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपैरेटिवली। ये फर्क महाराष्ट्र की राजनीति, महाविकास आघाड़ी अगर समझो एकजुट रही कर्नाटक तो के ये नतीजे सब के हो बाद ये हौसला और बढ़ रहा है ऐसे है। वोटरों का भी और इन पार्टियों का भी। बराबर है। बराबर। आलोक जी ने एक सवाल यहाँ पे बताया कि जो यानी कर्नाटक में जिस तरह से एकजुट होकर कांग्रेस लड़ी थी, संगठनात्मक जीत उसको आशुतोष जी ने बताया। तो पोहरे सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आमतौर पर 33 घराने जो है आमतौर पर राजनीति करते हैं और उनका वर्चस्व महाराष्ट्र की राजनीति पर बना रहता है, और वही सब जो गणित है उलट पुलट करने में वो उनके स्वार्थ को लेकर, उनके राजनीति को लेकर कर सकते। क्या ये कर्नाटक के बाद में ये जो घराने हैं और ये जो वो फॉर्मूला है अलग तरीके से, यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर उसका कुछ बदल दिखेगा या नई कुछ राजनीति सामने आएगी? महाविकास आघाड़ी कोई नई राजनीति करेगी या नई महाविकास आघाड़ी में ही भाजपा बिगाड़ी करने में ये सफल हो जाएगी? किरण जी देखिए, मैं आपको कुछ बातें जानबूझकर ध्यान में लाके देना चाहता हूँ। ये महाविकास आघाड़ी का तो आपने विषय किया, और ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी तो आपको पता है कि शिवसेना के भी उतनी पुरानी पावर रही नहीं, कांग्रेस जो थी वो भी थोड़ी कमजोर हो गई है, और राष्ट्रवादी तो आपको भी पता है कि सिर्फ एक पश्चिम महाराष्ट्र के बेल्ट में है। ऐसे कंडीशन के अंदर अभी मैंने एक भयंकर बात देखी है। केसीआर नाम के मुख्यमंत्री है तेलंगाना के,
तो वो हाँ। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है केसीआर जी, उन्होंने बीआरएस नाम की पार्टी बनाई है, भारत राष्ट्र समिति नाम की। उनका पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, उन्होंने भारत राष्ट्र बना के अभी वो पूरे देश में आना चाहते हैं। और ऐसे हाँ। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, नांदेड़ के अंदर एक सभा लिया था, उन्होंने एज ए संपादक करके मुझे उस सभा का अध्यक्ष करके बुलाया था। और उस समय पे मैंने देखा वहां पे 50,000 के ऊपर लोग 2 या 3 दिन के अंदर उन्होंने वो सभा बुलाई थी। और 3-4 दिन के क्या बोलते उसको, इससे पब्लिसिटी से या इससे 40-50 लाख लोग। उसके 1 महीने के बाद में उन्होंने शायद शंकर धोंडगे नाम के कोई किसान नेता है, उनको बुलाया वहां पे, उनके इसके अंदर वो हुआ। तो लोहा नाम का कोई एक ये है तालुका है, तालुका के अंदर 1 लाख लोग उनकी मीटिंग के अंदर। और उसके बाद में करीब करीब 1 महीने के बाद में उन्होंने औरंगाबाद में मीटिंग बुलाया, उसके अंदर उसी तरीके से लाख लोग। ये जो बात है मैंने एक ही दिया, मैंने 2 मीटिंग के अंदर मैं गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था तो एज ए पत्रकार या संपादक करके, या किसान के ऊपर का जो मेरा काम है, क्योंकि उनकी जो घोषणा है कि अब की बार किसान सरकार। तो लोगों में एक, जिस तरीके से एक जमाने में इंदिरा गांधी का एक नारा था गरीबी हटाओ, तो वो गरीबी हटाओ का नारा आपको भी पता है कि बहुत काम कर गया था एक जमाने में। तो उसी तरीके से इनका जो नारा है कि क्या बोलते हैं, अब की बार किसान सरकार, ये लोगों में एक नई चेतना लाया मैंने देखा है। दूसरी बात ये है कि भाई अपने स्टेट के अंदर जिस तरीके से ये सारे पार्टियों का तमाशा, ये किस तो वापरेगी इसके लिए, तो ये जो तमाशा चल रहा है कि ये 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये आमदार इधर का उधर जा रहा है, वो मंत्री बन रहा, 3,000 करोड़ की ये सरकार बन रही है। उसके बाद भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, लोग तो मजाक उड़ा रहे। आप तो देख रहे अभी फिलहाल में सोशल मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से दिल्ली, ये शब्द मैं वापरूंगा, दिल्ली शब्द, तो ये उड़ाई जा रही है उनके निर्णय की कि ये क्या तमाशा लगा के रखा है, ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत। उसके बावजूद भी ये है सरकार को बनी रहेंगी, या अब ये निर्णय देंगे नॉर्वे का। अरे जो सरकार ही गलत है, जो सारे निर्णय गलत, राज्यपाल के निर्णय गलत, उसके बाद में उनके निर्णय के कारण बने हुआ जो नार्वेकर है वो सही कैसा होगा, वो कैसे निर्णय लेगा। अच्छा, उसके बाद में कोई समय सीमा नहीं बांध दिया आपने। तो ये सारा उसके कारण महाराष्ट्र के अंदर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से केसीआर को, तेलंगाना के जो बॉर्डर के स्टेट है हमारे तेलंगाना और महाराष्ट्र का, अरे भीड़ उमड़ पड़ी है, भीड़ उमड़ पड़ी है, एकदम जबरदस्त गति से लोग आ रहे हैं उनके सभाओं में। ये एक चमत्कार है। इसलिए आपने जो सवाल किया है कि क्या बदलेंगे क्या, तो मुझे एक कुछ लग रहा है कि हो सकता है, भयंकर बदल हो सकता है। ये बात तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है, बराबर। नहीं, लेकिन जो मैंने सवाल उठाया है कि ये जो महाविकास आघाड़ी है, जैसे कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में एक शिवसेना को छोड़ दिया जाए, तो वो जो नतीजा आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो बाकी जो यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी है, वो उस तरह से उस नतीजे को या उस यानी इसको प्रचारित करने में, उसके खिलाफ आंदोलन करने में यानी सामने आ नहीं रही है, ये रास्ते पे नहीं आ रही है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर बहुत ज्यादा तरीके से मुखर नहीं है। हाँ, ये बात सही है। वो जिस तरीके से, देखिए बात क्या है कि शिवसेना के पास में कोई नेता बचा नहीं है, करिश्माई नेता। अभी क्या हुआ है कि जो कुछ हुआ है उसके कारण उद्धव के बारे में थोड़ी बहुत लोगों में सहानुभूति की लाट आई है, ये बात बिल्कुल पक्की है। इसके पहले तो, लेकिन ये जब हुआ नहीं था सत्ता बदल, तब तक के तो लोग उद्धव के बारे में बड़ी नाराजगी की बात कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो 22 महीने मुख्यमंत्री बनने के बाद में मंत्रालय में पाँव नहीं रखा था और कोई किसको मिलता नहीं था, आउट ऑफ रीच था। तो इसके बारे में उल्टा ये था। लेकिन ये जो हुआ उसके बाद में हुआ क्या कि जिस तरीके से ये सारा चक्कर हुआ, उसके बाप का नाम छीन लिया, बाप को छीन लिया, उसका धनुष्यबाण छीन लिया, उसकी पार्टी छीन लिया। ये बात तो पक्की है कि भाई शिवसेना जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे क्या शरद पवार जी, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं? कोई पर्याय नहीं है किरण भाऊ, मेरे को बताइए, शिवसेना को कोई दूसरा पर्याय नहीं है। महाविकास आघाड़ी के साथ में शिवसेना को बने रहना ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। एक बात समझिए, अकेले जाके क्या करेंगे, आज तो वैसे भी कुछ नहीं उनके साथ में। इसलिए ये तीनों का आपस में कैसा है, वो मराठी में आपको कहावत मालूम है, तुझं माझं जमेना तुझ्या वसूल कर में ना, ये ऐसी तो परिस्थिति इनकी होने वाली है। मजबूरी आ चुकी है। मैं अभी आखिरी सवाल के लिए आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, ये जो यानी अभी महाराष्ट्र को आप लोग देखोगे, भाजपा कहीं पर भी जब चलती है, मतलब जीत कर आती है, तो उसको क्षेत्रीय पार्टी का यानी मदद रहती है
या उसके कंधे के ऊपर बैठकर आमतौर पे भाजपा आती है। अभी महाराष्ट्र में आप उनके साथ में शिंदे का गुट है और उद्धव गट उसके पास नहीं है। तो किस तरह से अभी भाजपा का यहाँ पे चित्र किस तरह से आप देखते हैं? क्या भाजपा को यहाँ पे अभी यानी अड़चने आ जाएगी या भाजपा फिर एक बार उद्धव ठाकरे को अपने साथ जोड़ लेगी आने वाले समय में? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, एक तो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है इज ए गेम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो या अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं। हाँ अभी जैसे अभी आलोक जी कह रहे थे और प्रकाश जी कह रहे थे कि आलोक जी ने अभी कहा था कि उद्धव ठाकरे कुर्सी के लॉलुप नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उद्धव ठाकरे का अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ और दोनों मिलकर के जीत करके आए थे सत्ता में, और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। तो ये बात तो स्वीकार करना कि उनको तोड़ करके वो चले गए, वो इसीलिए चले गए क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और चूंकि महाविकास अघाड़ी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसीलिए वो अपना प्री पोल अलायंस तोड़ करके फिर पोस्ट पोल अलायंस किया। तो ये बात तो नहीं जचती है, दुनिया बेवकूफ नहीं है कि वो कुर्सी के लॉलुप नहीं है। कुर्सी उनको चाहिए थी, उन्होंने प्री पोल अलायंस तोड़ा है। देखिए, इलेक्शन के पहले उनका अलायंस था, उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर वो कुर्सी के लालच में ही महाविकास अघाड़ी में आए और मुख्यमंत्री बने। अब आपने कहा कि क्या शिवसेना के साथ शिंदे इनके लिए बहुत बड़े वोट कैच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर अजित पवार पर है। और आपने देखा होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के दौरान ही अजित पवार के तरफ से ये फिलर आने भी लगे थे, और ये पूरा जो ड्रामा हुआ शरद पवार के इस्तीफे का और फिर वापस लेने का, वो सिर्फ वो ड्रामा इसीलिए था कि अजित पवार को रोका जाए, कैसे भी किया जाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शरद पवार और अजित पवार में एक अंदरूनी मेल है, और शरद पवार जानते हैं कि अपने आप को पॉलिटिकली जिंदा कैसे रखा जाए। अभी कर्नाटक चुनाव के बाद हो सकता है कि शरद पवार जी को यह एहसास हो रहा हो कि शायद मोदी करिश्मा खत्म हो रहा है और महाराष्ट्र में हम सर उठा सकते हैं, इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर अजित पवार पर है, और अजित पवार को तोड़ करके एनसीपी से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करना चाहती है, ताकि जिस वोट बैंक की बात आप जो 33 घराने कहा, उस पर जो नजर है उसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी करना चाहती है। और वहां से जो खाना पूर्ति शिवसेना से हुई है वोट की, वो खाना पूर्ति अजित पवार को अपने साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल है। हाँ, एक बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे के साथ आज के दिन में सेंटिमेंट थोड़ा सा, जो शिवसेना के जो समर्थक हैं उनका, जो कि शिंदे के साथ जा सकते थे, वो रुक गए हैं, और वो उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। वो एक संवेदना के हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से कि भाई ये लुट पिट गया है तो इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, यही एक भाव है। दूसरा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप देखेंगे कि हाल ही में जो चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए, उसमें से कई सारे चुनाव में यानी मोदी जी का करिश्मा नहीं चला। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें भी नहीं चला, और मोदी का करिश्मा वही चलता है जहां पर स्थानीय नेता, भाजपा का नेता और संगठन मजबूत होता है, ऐसा देखा गया। तो आने वाले समय में भाजपा में भी शीर्ष नेतृत्व में या मोदी को कोई पर्याय होकर सामने 2024 में आ सकता है, या मोदी ही संघ मोदी को ही प्रोजेक्ट करेगा? जिस तरह से भाजपा के अंदर भी यानी थोड़ी बहुत विरोध की जो यानी राजनीति चल रही है, अंदरूनी ये खिंचातानी जो चल रही है, और ये जो सतपाल मलिक का मामला आने के बाद में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर संघ और बाकी जो यानी सेकेंड ग्रुप वाली जो है वो कुछ नया निर्णय ले सकते हैं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ बहुत आगे निकल गई है। मतलब संघ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघ नरेंद्र मोदी के साथ काफी आगे निकल गई है। का मतलब ये हुआ कि वो देयर इज नो टर्निंग पॉइंट।
अब उनको मोदी के साथ वो इतना आगे निकल चुके हैं, उनका स्टेक इतना बड़ा हो गया है कि अब वो अपने भाव को कि हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करेंगे, हम अपना लिबरल फेस जनता के बीच ले जाएंगे, वो अभी 2024 के चुनाव में तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो सेमीफाइनल होने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो चुनाव होने वाले हैं, ये अगर 3 स्टेट हार भी जाती है भारतीय जनता पार्टी, तब भी मोदी के बिना बीजेपी के पास अभी तत्काल कोई पर्याय नहीं है। हाँ, पोस्ट पोल में हो सकता है कि अगर बीजेपी नीचे आती है तो, और मोदी का करिश्मा 2024 में नहीं चलता है तो हो सकता है कि संघ अपने नेक्स्ट लीडर पे अपना तैयारी शुरू कर रही होगी। और ये तैयारी शुरू होगी, ये भी मैं आपको बताऊं, अंदर संघ में ये तैयारी चलते रहती है कि हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कमांड कौन होगा, किसको हम तैयार करेंगे, उस परिस्थिति में क्या होगा। कर्नाटक की हार के बाद संघ में भी मंथन शुरू हो गया होगा कि भाई अगर ये करिश्मा धीरे धीरे फेड करता है, धीरे धीरे खत्म होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो जाए कि एकदम से कॉम्प्लेसेंट स्थिति में हम लोग रहें और 2023 के आखिर में जो सेमीफाइनल होने हैं 3-4 स्टेट में, अगर उसमें हम लूज कर गए तो कर्नाटक का जो रिफ्लेक्शन है वो कंटिन्यू करेगा और तब तो शायद विपक्ष ये कह देगा कि भाई अब तो मोदी खत्म हो गया है, अब खत्म है बीजेपी। 2024 अप्रैल के पहले ही ऐसा माहौल बनने लगेगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, सरकारी खत्म चली गई, इस तरह का माहौल बन सकता है। इसीलिए ये डिपेंड करेगा नवंबर पे किस प्रकार का प्रदर्शन होता है अपोजिशन का। सही बात, धन्यवाद आशुतोष जी। मैं आखिरी सवाल के लिए प्रकाश जी के पास जाऊंगा। प्रकाश सर, तुम्हाला एक प्रश्न असा शेवटचा असा विचारायचा आहे, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नेता स्ट्रॉन्गमैन शरद पवार जी के पैर इधर उधर हिलडुल रहे हैं, और जैसा आशुतोष जी ने कहा कि उनकी नजर अजित पवार के ऊपर टिकी हुई थी, तो क्या आने वाले चुनाव में भाजपा इसका फायदा उठा सकती है? क्योंकि भाजपा को बिना कंधे के सिवा किसी भी स्टेट में भाजपा खड़ी नहीं हो सकती, जीत नहीं सकती, ये अभी तक का इतिहास है। ये बात तो सही है आप बोल रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा है कि दूसरा खंदा अगर इनको मिलना है, अगर भाजपा या इनका गुट अगर ये छोड़ दे, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दे, क्योंकि ऐसा है अभी फिलहाल के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके कारण नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों का भयंकर रोष है। यानी जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी के बारे में किया, उसके बाद में कोरोना काल हैंडल किया, बाकी भी सारी चीजें उन्होंने किया, किसानों को हम दुगना दाम देंगे, उसके बाद में जो ये अपने पंजाब के बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे रहे 13 महीने, मरे 700-800 लोग वहां से, तो उसके बाद में ये अपना दिल्ली के जंतर मंतर का अपने पहलवानों का विषय, ये सारा लेके लोगों का नरेंद्र मोदी के बारे में एक भयंकर निगेटिव माइंडसेट चले गया कि ये आदमी जो है अभी इसको, जैसे ये लोगों ने नैरेटिव चलाया था राहुल गांधी के बारे में कि ये पप्पू है, तो अभी नरेंद्र मोदी के बारे में फेंकू करके एक नैरेटिव पक्का हो गया कि हमारे देश का, अगर आपने गूगल में भी डाला तो फेंकू तो आपको नरेंद्र मोदी नाम आ जाएगा, और या बाकी के भी अगर किसको पूछो तो एक ही बात, लोग तो ऐसे बोलते हैं अभी क्या नरेंद्र मोदी हो गया क्या, अभी क्या मोदी हो गया क्या, यानी कोई फेंक रहा होगा तो ये ऐसा नैरेटिव हो गया है। तो ऐसे इसके अंदर अगर भाजपा में अगर अक्ल है तो वो उनके पास में एक बहुत अच्छा तुरुक का इक्का है, उस तुरुक के इक्के का नाम है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी निश्चित रूप से बहुत अच्छा आदमी वो सिद्ध हो सकता है, लेकिन दैट इज ऑल डिपेंड कि किस तरीके से इनको बीजेपी सत्ता में चाहिए या इनको मोदी सत्ता में चाहिए, ये सारा ऊपर डिपेंड करा। अगर ये चाहते हैं कि नहीं बीजेपी की सत्ता रहे तो ये मोदी को रिप्लेस करके गडकरी को लाएंगे, क्योंकि आज के घड़ी में देश के अंदर कोई काम करने वाला नेता लोगों को अगर दिखता है तो जब रास्ते पे लोग निकलते हैं तो दिखते हैं कि रास्ते बड़े अच्छे हो गए हैं, तो लोगों को एकदम आ जाता है कि नहीं ये नितिन गडकरी ने काम किया, लेकिन उन्होंने उसको साइड लाइन कर दिया है। अभी दैट इज ऑल डिपेंड कि अभी आने वाले दिनों के अंदर इनकी नीति क्या होती है। ये पार्टी की नीति तो है ही नहीं है, बीजेपी की नीति तो कोई है ही नहीं है, ये सारी की सारी जो है मोदी और अमित शाह की नीति है, और ये सरकार भी जो चल रही है मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार तो है ही नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी तो रही नहीं है, तो इसलिए सारी बातें अभी आने वाले भविष्य पे डिपेंड है। बराबर, धन्यवाद प्रकाश पोरे जी, धन्यवाद आलोक जोशी जी और आशुतोष जी जिन्होंने इस चर्चा में सहभाग लिया। आणि या सगळ्या चर्चेतून ठराविक मुद्दे आपल्या समोर मित्रांनो आले की कर्नाटकच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाची हार होण्याचं काय काय कारण आहे, तर त्याच्यामध्ये पहिलं कारण तिथे आलेलं आहे की तिथला लोकल जो बीजेपीचा नेतृत्व होतं
त्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये एकत्रित नव्हतं, त्यांच्यामध्ये आपसात वाद होते. शिवाय राज्यानं केलेल्या कामांचं जे काही प्रोजेक्शन करायला हवं होतं ते केलं गेलं नाही. मोदीचं प्रोजेक्शन मोठ्या प्रमाणात केलं गेलं आणि लोकांनी मोदीच्या संदर्भातला जो आहे ती नकार घंटा तिथे वाजवली आणि मोदीला सगळ्यात पहिल्यांदा ही नरेंद्र मोदी यांची हार आहे अशा पद्धतीनं त्याचं प्रिडिक्शन समोर आलेलं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की तिथे असणाऱ्या बहुजन समाजातले जे वंचित घटक आहे त्यांना एकंदरीत हा जो हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे त्याच्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या जीवन मरणाचे जे महत्वाचे प्रश्न आहे ते महत्वाचे वाटतात आणि त्याच्यावरती त्यांनी मतदान केलेलं आहे. त्यामुळे भाजपची हार झालेली आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रामध्ये येऊ शकतो का, तर महाराष्ट्रामध्ये त्याच्या संदर्भातली चर्चा आहे. महाराष्ट्रामधल्या विरोधी गटांना त्या संदर्भातली ताकद आणि आधार, कारण की प्रत्येक नेता त्या संदर्भात बोलतोय आणि तो जर समजा त्या पद्धतीमध्ये त्यांना जर समजा एकत्रितपणे महाविकास आघाडी राहिली, व्यवस्थित पद्धतीने प्लॅनिंग केली गेली तर भारतीय जनता पक्ष केवळ शिंदे गटाच्या जोरावरती येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये तरेल अशी शक्यता खूप कमी वाटते आहे. एक कारण त्या पद्धतीचं संपूर्ण चित्र महाराष्ट्रामध्ये दिसतंय. तुम्ही या ज्येष्ठ पत्रकारांची मतं ऐकलेली आहे. तुम्हाला नेमकं काय वाटतं तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र, आवाज महाराष्ट्राचा. धन्यवाद.